नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े एक्शन ले रही है। छांगुर के बेटे और भतीजे को भी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छांगुर की कॉल डिटेल से भी सनसनीखेज खुलासा हुआ है। छांगुर अपने गुर्गों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए दुबई से कट्टर मौलाना भारत बुलाता था। उनके साथ नेपाल में सक्रिय दावते इस्लामी की टीम भी होती थी। ट्रेनिंग के लिए ही उसने 2 आलीशान कोठियां भी बनवाई थी, जिसके तहखाने में कई कमरे बनाए हुए थे। छांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन के नेटवर्क का सच भी सामने आया है। उसने हवाला के जरिए दक्षिण भारत से करोड़ों रुपए मंगवाए और तमिलनाडु से लखनऊ तक काला कारोबार फैलाया। हवाला, फर्जी जमीन सौदे और गिफ्ट डीड के खेल के जरिए उसने अपने गुर्गों को करोड़ों की संपत्ति ट्रांसफर कराई। ईडी और एटीएस की जांच में पता चला है कि छांगुर अपनी रेड डायरी में सारे काले कारनामों में जो था उसकी जानकारी लिखता था। डायरी में छांगुर के पॉलिटिकल कनेक्शन से लेकर पुलिस और अफसरों का कनेक्शन भी सामने आया है, जिनकी चुनाव से लेकर टिकट दिलाने तक छांगुर मदद करता था, जिसकी एवज में वो नेता वो अफसर छांगुर को कुछ भी करने की खुली छूट देते थे। क्या है छांगुर के नेटवर्क का असली खेल? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। छांगुर को लेकर और कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। एक डायरी का जिक्र किया जा रहा है, इसके साथ ही उसका जो भतीजा है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, भतीजा तो गिरफ्तार होना ही था, अभी पूरा कुनबा गिरफ्तार होगा, खानदान इसका गिरफ्तार होगा। लेकिन जो डायरी का जिक्र किया गया है, डायरी में जो जानकारी मिल रही है, अभी तक एटीएस ने ये नहीं बताया कौन से नेता, कौन से लोग, कौन से अधिकारी। लेकिन ये बात तो सही है कि कुछ दिन पहले ही कहा गया था बलरामपुर के कुछ अधिकारियों की बात आई जिसको सस्पेंड किया गया। लेकिन आसपास में अगर इसका नेटवर्क इतना बड़ा था तो जहां जहां पर ये कन्वर्जन रैकेट चलाता था, जहां जहां पर ये जमीन खरीदना चाह रहा था और जहां वो एक बड़ा सा ये आश्रम बनाने की कोशिश कर रहा था, आश्रम नहीं कहा जाना चाहिए लेकिन फिर भी तरीका वही था कि बड़ा सा एक प्लॉट लो और उसमें एकड़ के हिसाब से बाउंड्री होनी चाहिए और ये बाबा का दरबार लगेगा। तो ठीक है, ये सारी जो व्यवस्थाएं की गई थी उसमें उस डायरी के अंदर कुछ बड़े नेताओं का कनेक्शन बताया गया है कि कुछ नेताओं के साथ इसके संपर्क थे, जिसको जिताने के लिए पैसे भी देता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिकट देने की बात थी, टिकट भी देता था और दिलवाने की जिम्मेदारी लेता था और फिर पैसे भी देता था। अब ये सवाल उठता है कि जो एटीएस ने नेताओं की बात कही है जी। जो अधिकारियों की बात कही है, तो अधिकारी तो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। अधिकारी दोनों पार्टियों के साथ हो सकते हैं। अब उनके विचार पर डिपेंडेंसी है कि वो डिपेंड करता है कि वो उधर के विचारधारा के साथ है या इधर के विचारधारा के साथ। लेकिन उन विचारों के बीच पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो अधिकारी, जिन अधिकारियों का नाम आ रहा है, वो तो उस समय के हैं जब छांगुर डेवलप कर रहा था अपना साम्राज्य, और उसके बाद उसी कनेक्शन के आधार पर अभी भी जिन अधिकारियों के साथ संपर्क था वो पुराने समय से चलता आ रहा था। और फिर होता यही है कि वो अधिकारी कहीं और गया, ट्रांसफर हुआ, तो उसके रिप्लेसमेंट जो हुआ उससे संपर्क करवाने की जिम्मेदारी उसी की होती थी जो पहले इसके कनेक्शन में था जी। और फिर वो उससे संपर्क करवाता और उसके बाद ये पूरा नेटवर्क चल रहा था अधिकारियों का, उसके साथ कुछ बड़े नेताओं का और उसके साथ ये छांगुर के इस्लामिक गिरोह का, यानी एक सिंडिकेट बना हुआ था। और उस सिंडिकेट का हिस्सा कौन? तो कुछ नेता। और नेता कौन? जो कि या तो पैदा हो रहा है या पहले से एस्टेब्लिश्ड है। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इसने पॉलिटिकल कनेक्शन जो डेवलप किए वो बड़े स्तर पर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ था और उसको करोड़ों में पैसे दिया है। ये जो सैकड़ों करोड़ का यह आना जाना, ये हवाला रैकेट की जो जानकारी मिल रही है वो यही दे रहा है कि करोड़ों की फंडिंग करता था। और उस करोड़ों की फंडिंग के एवज में क्या चाहिए था? उसको अपने लोग चाहिए थे जो उसके साथ खड़े रहे और वो विधायक बने। विधायक आगे मंत्री भी बन सकता है। तो ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा था उसमें ये तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी
किसी भी इस्लामिक गिरोह का हिस्सा नहीं हो सकती जी। क्योंकि उसकी विचारधारा वैसी नहीं है। वो अगर उसके कोई नेता जो संपर्क में हो और इस इस्लामिक गिरोह के रेफरेंस पर उसे टिकट देने की बात कही जाएगी तो वो तो टिकट ही नहीं मिलेगा। यहां तो संघ की विचारधारा चलती है, यहां भारतीय जनता पार्टी और संघ के कोऑर्डिनेशन से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां तो ग्राउंड लेवल पर देखा जाता है कि प्रतिस्पर्धी कौन कौन है और उसमें संघ की तरफ से यानी कि उसके जो ग्राउंड वर्कर हैं उसकी तरफ से क्या रिपोर्ट जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से क्या जा रहा है और ऐसे जो सर्वे करवाया जा रहा है उस सर्वे की टीम की तरफ से क्या जा रहा है। तो ये तो लगभग ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई टिकट लेने के लिए छांगुर जैसे लोगों की शरण में नहीं जाएगा। वो जा सकता है लेकिन वो जाएगा किसमें, कोई ऐसे बाबा के पास जिनके पास भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता जाते हैं जी। कुछ ऐसे हिंदू संत के पास जा सकता है, जैसे पहले भी चंद्रा स्वामी जैसे लोग हुआ करते थे, कई तांत्रिक थे जो अलग अलग पार्टियों में अपना रसूख रखते थे। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई इस्लामिक गिरोह के हिस्सा के तौर पर जो काम कर रहा है उसके पास तो नहीं जा सकता। वो जानता है कि अगर टिकट मिलने की कोई गुंजाइश भी होगी तो वो नहीं देने देगा। अगर उसे टिकट मिलने की संभावना भी है और पता चल जाएगा पार्टी को कि ये उसके साथ कनेक्टेड है तो वो टिकट नहीं मिलने वाली है। अतीक अहमद के गिरोह को, मुख्तार अंसारी के गिरोह को भारतीय जनता पार्टी से टिकट थोड़ी मिलती। हाँ, ये कहा जा सकता है अगर कोई हिंदू बाहुबली है तो उसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकता है। ये वैचारिक अंतर है। लेकिन दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी पिछले 15-20 सालों की बात है, जिन सालों की बात चल रही है कि छांगुर का नेटवर्क बढ़ रहा था और 15 से 20 साल के बीच की बात कही जाती है कि 15 साल पहले इसने अपना साम्राज्य बढ़ाया था और वहीं से इसका कनेक्शन शुरू हुआ था। तो उस समय कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जिसके लिए टिकट लेने के लिए कोई करोड़ों रुपया खर्च कर सके। और छांगुर जैसे लोग या इसका नेटवर्क जहां था यानी कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था उसको भी तो भरोसा होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा था? इन्वेस्टमेंट दुबई गैंग कर रहा था, दुबई से ऑपरेट होता था और दुबई से अरब के कुछ देशों के साथ नेटवर्क और इधर पाकिस्तान के साथ नेटवर्क, इन सब का केंद्र दुबई था। और वहां से जो लोग 200-200, 500-500 करोड़ रुपया भेज रहा है, 100 करोड़ से ज्यादा का तो ये अकाउंट टू अकाउंट 40-45 अकाउंट जो इसके खुले थे उसके ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है, 100 करोड़ से ज्यादा। और ईडी को भी मनी ट्रेल में ये भी जानकारी मिली है कि जो इसकी करीबी थी नीतू उर्फ नसरीन, उसका तमिलनाडु से भी कनेक्शन सामने आया जहां कई संपत्तियां और कई प्रॉपर्टीज जो है वो अब अटैच कर रही है ईडी। देखिए, ये तमिलनाडु हो, केरल हो, महाराष्ट्र हो, ये स्टेट वाइज इनके गुर्गों की बात नहीं हो रही। ये लोग तो अपना अपना कारोबार बढ़ा ही रहे थे। लेकिन ये जो पॉलिटिकल कनेक्शन की चर्चा हो रही है कि दुबई में बैठा हुआ इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसी पर करेगा जिसके अंदर क्षमता होगी सरकार बनाने की। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बाहर, दूसरी तरफ से विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बाहर। तो बची कौन सी? 2 पार्टियां बची, एक अखिलेश यादव की पार्टी, दूसरी मायावती की पार्टी। तो मायावती की पार्टी की सरकार जिस समय थी उस समय की बात है कि जब उससे पहले यानी अखिलेश यादव से पहले 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे और उससे पहले मायावती मुख्यमंत्री थी। तो अगर 2012 से पहले इन्वेस्टमेंट हो रहा था तो ये तो लोगों को लग ही रहा होगा कि आगे के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी हावी है, अखिलेश यादव की सरकार बनने की पूरी गुंजाइश है, मुलायम सिंह यादव ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो उस समय सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अखिलेश यादव की सरकार की तरफ से, क्योंकि संभावना थी कि समाजवादी पार्टी को पैसा दो, समाजवादी पार्टी की गुंजाइश ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी भी उस समय इतना एग्रेसिव नहीं थी। 2014 के आसपास भारतीय जनता पार्टी का पहले केंद्र में सरकार और उसके बाद हर जगह पर स्टेट में भी आधार तेजी से बढ़ा है। चाहे महाराष्ट्र में ही क्यों न हो, महाराष्ट्र में भी सरकार 2014 के समय ही बनी, उससे पहले तो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की ही 2 बार सरकार लगातार रही थी। उसी तरह से अलग अलग राज्यों में भी थी। तो यहाँ जो नेटवर्क दिख रहा है वो सीधे इशारा करता है
कि ज्यादातर इसके संपर्क सूत्र जो थे डायरी मेंटेन में, डायरी में जिन लोगों का नाम है पॉलिटिशियंस का, उसमें सबसे ज्यादा लोग होगा समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव की पार्टी का, उसके बाद कुछ मायावती की पार्टी का भी हो सकता है। अधिकारियों की कोई पार्टी नहीं होती, उसमें तो अभी कई ऐसे हैं जो इस नेटवर्क का हिस्सा होंगे, जिसके घरों पर 50,000, 1 लाख, 20,000, 50,000 औकात के अनुसार जो सिंडिकेट का मेंबर होता है उसके घर में पैसे पहुंचते हैं, मंथली चार्जेज है। तो उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी और इन लोगों के खिलाफ इधर से कार्रवाई होगी। अब दूसरे लेवल पर है उन लोगों का नाम, जैसे कि ये बताया आपने कि तहखाना बना हुआ था जी, और तहखाने में क्या रखा जाता था, क्या किया जाता था, अभी इसकी पूरी जानकारी आना बाकी है। लेकिन ये तो है कि ये ट्रेनिंग के लिए दुबई से, बोलते कि दुबई से मौलाना मंगवा रहा था। भाई भारत के अंदर मौलानाओं की कमी है, कट्टर मौलानाओं की, यहाँ से तो दूसरी जगह सप्लाई होती है। लेकिन ये बताने की कोशिश है कि दुबई से इंपोर्ट नहीं किया जाता था, बल्कि सिर्फ डायरी मेंटेन की जाती थी। होता यही का था। अगर भारत का जितना, ये उत्तर प्रदेश में ही जितना ये फतवाधारी मौलाना ये बैठा हुआ है, ये लोग अगर उसे ट्रेनिंग देने के लिए जाएगा, कट्टर इस्लामिक ट्रेनिंग देगा, तो वो अपना नाम बताना नहीं चाहता, दिखाना नहीं चाहता, कहलवाना नहीं चाहता, तो उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया और उस रास्ते में दुबई से, सऊदी अरब से, अरे भाई वो अरबी जानने वाले लोग यहाँ आकर क्या ट्रेनिंग देंगे? वो कोई हिंदी जानने वाला थोड़ी है कि उत्तर प्रदेश में बैठे हुए उन लोगों को या जिनको ये ट्रेनिंग दिलवा रहा है वो इतने इंटेलेक्चुअल अरबी के ज्ञाता होंगे जो उसकी बातों को समझ पाएंगे। कुरान को अरबी में पढ़ना समझना थोड़ी बहुत वो अलग बात है, लेकिन रट लेना और उसको उस समय में उन अर्थों में उसका विश्लेषण अलग तरीके से करके उसके दिमाग में जहर भरना, ये तो अपनी भाषा में ही संभव है, तो वो अरबी में नहीं समझाया जा सकता। तो इसलिए इसमें कई जो उत्तर प्रदेश के मौलाना हैं, जैसे ये जाकिर नायक जैसे लोग जो कि अभी भगोड़ा साबित हो चुका है, ऐसे कई मौलाना भी हैं जो कि वहां से सिर्फ नाम चलता था, पैसे यहां लेता था, ट्रेनिंग ये लोग देता था। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क रहा है, चाहे तमिलनाडु में इसकी पैठ हो या केरल में पैठ हो या फिर बिहार या बंगाल में हो, हर जगह पर इसके नेटवर्क जुड़े हुए थे, तार जुड़े हैं और धीरे धीरे उसका देखा जा रहा है कि ये कहां तक अंतिम छोर पहुंचती है इसकी, और उस तक पहुंचने के लिए अभी लंबा समय लगेगा, लेकिन बीच में ये सारे एक्शन होते रहेंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से लगातार यूपी एटीएस की टीम धर्मांतरण करने वाले छांगुर गैंग से जुड़े सदस्यों की गिरफ्तारी भी कर रही है। इस बीच एटीएस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शहाबुद्दीन और सबरोज के रूप में की गई है, जो बलरामपुर जिले के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने छांगुर की प्रॉपर्टी को जब्त करने का नोटिस भी चस्पा कर दिया है, जिसके बाद ये गुंजाइश बची है कि अभी कई और लोग गिरफ्तार हो सकते हैं और जो इसके पॉलिटिकल कनेक्शन है उसकी जांच और तेज हो गई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।